कंकाल तंत्र, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ बोन बहुत अधिक पूछा जाता है आजकल, तो उसको इसमें हम कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हम फटाफट इसको कंप्लीट कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और महेश कुमार बर्नवाल का सार संग्रह जो है वो हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी उसका। एक्सरसाइज में करके दिया गया है तंत्र, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है वो ऐसे करके पूरा तंत्र दिया गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ दिया गया है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन यानी हार्ट पॉल्यूशन कब प्रारंभ होता है? ये होता है विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में, मतलब अप्रॉक्स 28 से 35 डे के आसपास। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थि होता है? 29। यह भी गलत लिखा है क्योंकि कपाल जो होता है ना उसमें होता है आपका 8 और जो चेहरा होता है उसमें होता है 14। इस दोनों को ऐड करो 22 ही होता है, ठीक ना, ये गलत है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? 22 होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 22, 22। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुकी रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206, 206। और जो नवजात शिशु होता है उसमें 300। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता, इसीलिए जो बाल कटता है हमारा तभी दर्द नहीं होता। उसमें भी सेम यही होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? इनेमल, मतलब दृढ़ से मतलब ये सबसे मजबूत पार्ट, हार्ड कौन सा है? दंत बल्ब या इनेमल। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जोड़ जो हड्डी का जोड़ होता है उसको प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसका नाम क्या है? स्टेपिज, स्टेपिज। और सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ का होता है, नाम है उसका फीमर, फीमर। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होता है? 31 जोड़ी, 31 जोड़ी। पता नहीं कुछ ज्यादा ही गलत लिखा है इसमें ना, 33 होता है, 33। ध्यान से देखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होता है? 33 होता है, 33। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो खोपड़ी होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? 22 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ये 12 होता है, 12। अगर कुल पूछ दे तो 12 जोड़ा है तो 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। शुक्राणु जो होता है वो डिंब यानी ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव में शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65%, 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जैसे है ना हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है? तो 65%। एक प्रश्न आता है थोड़ा टफ करेगा कि हमारे मस्तिष्क में कितना % पानी होता है? तो वो होता है 80%, 80%। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? जबड़े की, जबड़ा। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? अल्व यानी एमिनोन। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो होता है वो मिल्क टीथ जिसको कहते हैं, दूध वाला दांत, वो 2 बार, मतलब वो टूट के फिर से एक नया आता है 32 दांत वाला, तो 2 बार विकसित होता है दांत। प्रश्न ये भी आता है कि दूध वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 याद रखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या भी पढ़े थे, 22 होता है, 22। यहाँ पे 29 लिखा है, यहाँ पे 28 लिखा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या एस्प्लेक्वहन गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला के द्वारा, घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से। कंडरा मतलब वो टेंडन, ठीक ना,
एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। रिपीट करता हूँ, ये कंट्रा स्नायु नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी दोनों सेम है इसमें। लिगामेंट अस्थि से अस्थि, लिगामेंट अस्थि से अस्थि। मतलब इसका ठीक अभी वाहियात है, जो लव होता है ना, लव यानी एल से लिगामेंट, ठीक ना, वो सेम जो सोचता है ना उसको मिलता है, ठीक ना। तो अस्थि से अस्थि सेम है ना, अस्थि से अस्थि, तो वहां पे लव वाली बात होगा, लिगामेंट होगा, याद रह जाएगा ये लंबे समय तक, ठीक ना। और टेंडन जो होता है ना वो पेशी को अस्थि से जोड़ता है, अलग अलग में टी का शेप है, ठीक ना, टेंडन। आगे आपका दिया गया है स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक है, संयोजी ऊतक। इसमें आप एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। स्नायु और कंडराएं मतलब ये जो आपका लिगामेंट और टेंडन है, ये क्या है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ता है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू है। अस्थनियों की अस्थि उपास्थि से कैसे भिन्न होता है, उसमें हैवेसियस नलिकाओं होती है, इसीलिए वो अलग होता है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, ओसीन के कारण, ओसीन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका के कौन लसिका में किन रुधिराणु में उपस्थिति होती है, लाल रुधानी मचा। ऐसा प्रश्न है कि हमारा जो लाल ब्लड होता है उसमें क्या होता है, लसिका होता है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सिंग और खूर के निर्माण में उपयोगी होता है, क्यूरोटीन, क्यूरोटीन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, ओसीन, ओसीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, संयोजी ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यू से। शिशुओं की कुल अस्थियां कितनी होती है, 300, मतलब नवजात जो होता है उसमें। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है, हाथ में होता है, हाथ। किस प्रकार के संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है, अचल संधि, अचल फिक्स होता है वो। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिंडेज ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किस अस्थि के संधि पर मिलता है, जहाँ पे यूल्ना यानी अल्ना और ह्यूमरस जुड़ा होता है, वहां पे कौन सा अस्थि मिलता है, कब्जा संधि। मतलब जहाँ से आप फोल्ड करते हो ना, जैसे कि हाथ का ये वाला शेप हुआ, पाँव का घुटना के पास होता है वो, तो ये सब क्या हुआ, कब्जा संधि हुआ, हिंडेज ज्वाइंट। अब आगे यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के श्रोणी मेखला में 3 अस्थियां, इसका नाम क्या सब है, इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। अब आगे आपका श्वसन तंत्र दिया गया है, प्रत्येक तंत्र को ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे जिससे आपको कई बातें भी पढ़ना होगा तो आप आसानी से पढ़ पाओगे टॉपिक वाइज, और फिर एक मास्टर वीडियो तो आएगा ही जिससे पूरा रहेगा, तो आप जरूर देख लेना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्धमान की, काफी अच्छी पुस्तक है। हमारा चल रहा है बायोलॉजी, और इसमें अभी हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। पहला इसमें दिया गया है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 का लगभग कितना मात्रा होता है, 4%। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, परंतु उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो होता वो ओनली 4% ही रहता है, हम लोग ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन नली प्रणाली के द्वारा, श्वसन नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है, केवल त्वचा से। याद रखिएगा, जो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिसको आप ठंडे में नहीं देखते होंगे, जैसे कि छिपकली हुआ, कुछ मछलियां हैं, मेढक है, वो सब उस टाइम में मिट्टी के अंदर में रह जाता है, उस टाइम वो त्वचा से सांस लेते रहता है, तो मेढक भी उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस में जांच के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड,
पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग जो होता है, रिस्पिरेशन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है? 17%। रिपीट करता हूँ, ऊपर पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है 4%, ऑक्सीजन जो होता है 17% होता है, हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अन्वेषण करता है? लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल कहा जाता है उसको, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल भी कहा जाता है। अवयवीय श्वसन में पेशी कोशीय ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। भोजन निकलने समय श्वसन मार्ग किन अंगों द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा, रुधिर, ब्लड। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, इसमें कौन सा भाग यानी कौन सा भाग में ये संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ये जो ऑक्सी और अनॉक्सी होता है ये किसमें होता है? ग्लाइकोलिसिस क्रिया में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय एटीपी अणु में होता है, एटीपी। पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु क्या होता है? कम संघनित होता है, और साथ ही पहाड़ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है? कम होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख फिर से रिपीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पादक है कार्बन डाइऑक्साइड और पैराविक एसिड का। अवयवीय श्वसन में कौन सा प्रक्रिया होता है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट होता है 12 से लेकर 15 बार, कहीं कहीं आपको 16 बार मिलेगा, और जो हार्ट बीट होता है वो होता है 72 बार। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज पैराविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज जो होता है वो पैराविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाता है? O2 यानी ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। फेफड़े की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता? मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स में। फेफड़े के ऊपर का आवरण बना होता है फ्लूरल कला का, फ्लूरल कला। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणु का निर्माण होता है? 24 एटीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणु का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात एनॉक्सी श्वसन का खोज सर्वप्रथम किया था लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ईस्ट में खोजा था। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचता है? तो पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा। एकमात्र ये जो आर्टरी है वो गंदा खून ला जाता है पल्मोनरी, ठीक ना, और हर एक जगह आर्टरी जो होता है वो शुद्ध ब्लड ले जाता है, जबकि जो आपका वेन्स होता है, मतलब जिसको नस कहते हैं, वो क्या होता है? शुद्ध ब्लड ले जाता है। पौधे द्वारा शुद्ध किया गया रक्त वाय अलिंद यानी लेफ्ट ऑडियम ऑर्ट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये पल्मोनरी जो वेन होता है वो, यहाँ पे ये क्या होता है? शुद्ध ब्लड। जैसे पल्मोनरी लगाया ना तो ये उल्टा काज करता है, मतलब वेन का मेन काम है अशुद्ध ब्लड को ले जाना, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है ना वो शुद्ध ब्लड को ले जाता है। वैसे ही जो आपका ये जो धमनी है, आर्टरी है,
उसका काम होता है कि शुद्ध ब्लड को ले जाना, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। थोड़ा ही छोटा ही बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है, लेफ्ट ऑडिकल को राइट ऑडिकल से जोड़ता है वो। श्वसन गुणांक के मापन किस यंत्र से किया जाता है, गेनांग श्वसन से। गेनांग श्वसन ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और नीचे में जो लाइन लिखा है वही लिखा है कि व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका हृदय का धड़कन 1 मिनट में 72 बार होता है। तो यही आपका था श्वसन तंत्र। इसका बाद पाचन तंत्र और भी कुछ कुछ तंत्र है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की जो पुस्तक है उसमें हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज है मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिए। नहीं मिल रहा तो टायरलेस कुमार यानी फिर अध्ययन केंद्र टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। पहला यहाँ पे दिया गया है, लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार ये होता है स्टार्च में, स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है, यकृत। यकृत के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जलीय अपघटन के पश्चात। कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। छोटी आंत से स्रावित होता है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, छोटी आंत से। पित्त का संचयन कहाँ होता है, पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। मतलब पित्त का काम क्या है कि वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है, जो कि बनता कहाँ पे है, लीवर में, यकृत में। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, आंत में। आंत में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन। लार का टैलिन इंजाइम किस माध्यम से क्रियान्वित होता है, क्रियाशील होता है, हल्के अम्लीय माध्यम से। हल्के अम्लीय माध्यम से। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, कर्मांकुचन। कर्मांकुचन। पाचन तंत्र के किस रस को, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पित्त में। पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, HCl। HCl। मानव शरीर के किस संरचना को कृमि रूप परिशेषिका पाया जाता है, ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है, वह है यकृत। यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। सबसे बड़ा अगर पूछे आपसे तो वो लीवर होता है, लीवर, याद रखिएगा। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। ब्लड का कितना होता है, 7.4। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। यकृत, लीवर। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज। कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है यहाँ पे यकृत तेल में मछली के। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होता है, अग्नाशय में। अग्नाशय, पेनक्रियाज।
मानव शरीर के किस एक अंग को या किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रवण होता है? यह है अग्नाशय, पेनक्रियाज में ऐसा होता है। जठर ग्रंथि किस अंग में पाया जाता है? अमाशय में। जठर ग्रंथि जो होता है वो पाया जाता है अमाशय। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? यकृत द्वारा ये होता है फाइब्रोजिनोन और प्रोथ्रोम्बोइन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त जमने से रोकता है? यह हिपेरीन। हिपेरीन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क पर, किडनी पर। किडनी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत काफी इंपॉर्टेंट है ये। मानव शरीर में छोटी आंत कहाँ होता है, मतलब क्यों होता है? अवशोषण के लिए। अवशोषण। मानव शरीर या मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है, और वो जो निकलते हैं वो मिल्क दांत होता है, टेम्पोररी टीथ। उसकी संख्या कितनी होती है? 20। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया अलग होता है? वो होता है किडनी, वृक्क से। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता। यहाँ पे एक सेंटेंस हर पेज में लिखा है। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। जो सेंट्रल इंसीजर होता है वो सबसे पहले निकलता है। अब आगे जो हमारा लेसन है वो है उत्सर्जन तंत्र। हम चाहते हैं हर वीडियो में एक अलग एक्सरसाइज बने, तो इसीलिए इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का। बायोलॉजी चल रहा है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, छोटा ही एक्सरसाइज है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, लीवर में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? यकृत। यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन, डायलिसिस। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एवं एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन कहा जाता है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र कितना होता है? 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। डाययूरेटिक। विल्स रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है वृक्क, किडनी। हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा, कोशिका गुच्छ। आगे विभिन्न जंतुओं का उत्सर्जी तंत्र दिया गया है, तो मनुष्य का होता है वृक्क, मनुष्य का वृक्क। अमीबा त्वचा और इत्तिका उसका होता है। केचुआ का उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली हरित ग्रंथियां होता है उसमें। फीता कृमि का प्लेम कोशिका। ऑर्थोपोडा का मेलपिगी नलिका। और सिलेंट्रेटा का त्वचा एवं मुख। वृक्क में जो पथरी बनता है, किडनी स्टोन, यूरिक एसिड में कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम ऑक्सलेट आपका ऑप्शन बहुत अधिक रहता है, चाहे वो वृक्क का पथरी यानी किडनी का स्टोन हो, चाहे वो यूरिक एसिड का हो। दोनों किससे बनता है? ऑक्सैलिक एसिड से। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? कीरोटीन, कीरोटीन। वृक्क यानी किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? यूरीमिया, यूरीमिया। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन, यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से, लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है।
ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 प्रति मिनट। ब्रिक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड। ब्रिक के चारों ओर किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को कहते हैं हम पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है वो होता है हीमोटूरिया। हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी। किडनी। ब्रिक। केचुआ मुख्य रूप से एमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक तंतु है, परंतु पर्याप्त जल न होने के कारण यूरोटेलिक हो जाता है, यानी वो यूरिया का उत्सर्जक हो जाता है। कोशिकीय तंतु और उत्सर्जी अंग दिया गया है जिसमें ब्रिक यानी किडनी। इसमें रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। फेफड़े से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है फेफड़ा। यकृत ये नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है, जबकि आंत जो है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। आगे जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या उत्पादित होगा? तो वो हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया। गठिया रोग जिसको आर्थराइटिस कहते हैं या ग्वाइटर का नहीं वो तो अलग हो जाता है। यह गठिया रोग का मेन कारण क्या है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जड़ों में एकत्रित होना, जिससे क्या होता है? गठिया रोग। आमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस। मूत्र का मात्रा नियंत्रित करता है एडीएच और एल्डोस्टेरोन, जो पहला ही प्रश्न था। यहाँ नीचे दिया गया है कि डायरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन क्या होता है? बढ़ जाता है। अब आगे आपका लेसन है तंत्रिका तंत्र। इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा शायद ये भी छोटा ही है, तो लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कोई सुझाव हो तो यही बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। बायोलॉजी हमारा चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह से। बुक है महेश कुमार वर्णवाल का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिनको भी टेलीग्राम का नहीं मिल रहा ना सर्च करने से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप जाइए, आपको मिल जाएगा। पहला दिया गया है मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है? तो होता है मेडुला ऑब्लिंगोटा में। मेडुला ऑब्लिंगोटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? ललाट भाग से। प्रेरक कौशल मोटर स्किल ये किससे होता है? ललाट भाग, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, फ्रंटियल लेब को। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रेम्बेनासिफेलॉन यही होता है। मतलब ऑप्शन में आपको ये नहीं रहेगा, सेरिब्रम होता है। जो अग्र मस्तिष्क है ना, वही सबसे बड़ा पार्ट होता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोलॉजी। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा। अनिद्रा। इंसोमिनिया। इंसोमिनिया या स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक यानी इंटर सिचुएटेड न्यूक्लियस। इंटर सिचुएटेड न्यूक्लियस। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार जो होता है 1.36 किलोग्राम होता है। 1.36। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रल प्लासी। सेरेब्रल प्लासी का मस्तिष्क संबंधी विकार जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में होता है सेरेब्रल प्लासी। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव
में माना जाता है, हाइड्रा। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होता है, 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्व्स का जो नंबर होता है वो होता है 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के मस्तिष्क से संबंधित है। डिसलेक्सिया शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है? मस्तिष्क में 60% क्या होता है? मस्तिष्क में 80% ऑक्सीजन होता है, हमारे पूरे शरीर में 60% ऑक्सीजन होता है। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना। तंत्रिका ऊतक का, नर्वस सिस्टम का। भोजन ग्रहण करने के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रवण के उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? प्राणुकंपी तंत्र। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करता है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि अब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, उसे हो जाता है बुलिमिया। मतलब वो खाता ही, उसे पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि हैवेन्यूला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संरक्षण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। सबसे आगे का सेरेब्रम, फिर सेरिबेलम और फिर ब्रेनस्टेम। सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग कहलाता है तंत्रिका कक्ष, एक्सॉन। साथ ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो भी होता है मस्तिष्क में ही। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका अक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? मेलीन। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क। आगे आपका, मानव में जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका। अब यह चिकित्सा उपकरण दिया गया और उसका उपयोग दिया गया है। सीटी स्कैन ये शरीर में असामान्यता के लिए है, सीटी स्कैन। इलेक्ट्रोकार्डियो, जो भी कार्डियो तो क्या हो जाएगा? हृदय के विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर यह जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है पर सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को हम कहते हैं सिनेप्स। अब नीचे लिखा है यहाँ पे, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने किया था। आगे जो एक्सरसाइज है वह है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्धवाल का बुक है। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो प्रत्येक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज अच्छा रहेगा। अब 4 ही एक्सरसाइज है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है?
संक्रमण से रक्षा करता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है। इस बार अगर आप एनटीपीसी क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पे O माइनस था, उस पे आपको टिक करना था O माइनस, क्योंकि O माइनस O प्लस वाले को दे सकता है और O प्लस जो है O माइनस वाले को नहीं दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया, O माइनस। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य हुआ। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब बढ़ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वृद्ध व्यक्ति होने पर क्या होता है, उसका रक्तदाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का औसत पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। यहाँ पे 7.35 से लेकर 7.45 पीएच तक दिया गया है। ये हुआ रक्त का पीएच। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर। पीएच के खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है, बंदर से। बंदर के नाम पर लिया गया था आरएच फैक्टर। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तिकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। इसमें भी प्लस माइनस का बात करें तो AB प्लस अगर होगा तो वो सबसे ब्लड ले सकता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा करना है, शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम का, कैल्शियम। वैसे अगर विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून के जमने में। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है, प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होता है। और mmHg ये इसका मात्रक होता है, 120/80 याद रखना है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, उसमें भी तरल। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उसकी संतान को कौन सा हो सकता है, O वाले में O तो होगा ही और A भी होगा, A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है इसीलिए उसको लिम्फोसाइट या ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इसलिए जो कैंसर होता है ब्लड कैंसर तो वो होता है WBC में, उसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है वो किस ब्लड से संबंधित है, तो WBC से। रेड ब्लड सेल में कैंसर नहीं होता क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक से पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन आवर, गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ज्यो ज्यो ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा और हमारे शरीर का रक्त का दाब जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। जिससे अगर अंतरिक्ष यात्री अगर खास प्रकार का कपड़ा ना पहने तो उनका नस क्या होगा, फट जाएगा। जैसे अभी देखे होंगे अफगानिस्तान के कुछ लोग जो थे प्लेन के ऊपर में बैठ गए थे, तो एक तो वो प्लेन के गिरने से मर जाते, 100% चांस वही था। अगर वो उससे नहीं मरते तो जो बाहर रहेगा ना उसका वो नस सब फट जाएगा, जो काफ़ी दिक्कत होगा, मुंह से ब्लड आ जाएगा, ऐसा ऐसा होगा। प्लेन के अंदर क्या होता है, बहुत अधिक लोग होते हैं और वहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है जो कि थोड़ा वायुमंडलीय दाब को भी मेंटेन करता है। आगे आपका दिया गया है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं में अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, ल्यूकेमिया वही रक्त कैंसर है क्योंकि वो श्वेत ब्लड में होता है इसलिए इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य
रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है, इंसुलिन, क्योंकि वो शर्करा के स्तर को, ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है, प्रति ग्राम प्रति डेसीलीटर में, प्रति ग्राम प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ प्रोथ्रम्बिन और कैल्शियम मिलता है तो थ्रोम्बिन बनता है। वही थ्रोम्बिन और फाइब्रिजोन के साथ मिलता है तो फैब्रिन मिलता है। और फैब्रिन प्लस अगर रुधिर मिलेगा, मतलब रेड ब्लड जो है, तो वो क्या बनता है, रक्त का थप्पा, रक्त का थक्का। यहाँ पे प्रश्न ये आता है ना कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, तो के पे टिक करेंगे। अगर विटामिन के नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, तो फैब्रिन होगा आपके ऑप्शन में, तो फैब्रिन पे टिक करना है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, एंजाइम। एंजाइम प्रतिजन, जिसको एंटीजन कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसका मुख्य विशेषता है प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना, एंटीबायोटिक डेवलप करता है हमारे शरीर में। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं हृदय धमनियां, कार्डिनरी आर्टरीज। धमनी का इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं, याद रखिएगा। और जो दूसरा होता है जिसको वेन्स कहते हैं, नस जिसको कहते हैं, शिरा जिसको कहते हैं, शिरा, वो होता है वेन्स। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। अच्छा, व्हाइट ब्लड कहाँ बनेगा, वो भी बनेगा आपका अस्थि मज्जा में ही, अस्थि मज्जा। आगे आपका है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, लगभग 90%। जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है उसमें उसमें जल का प्रतिशत कितना है, लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। एमाइलेज रक्त का थक्का बनने में फैब्रिनोजिन का फैब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है, ऊपर पढ़े हुए थे। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। हृदय को नियंत्रित धड़कन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है, बायोक्रिस्टल। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग 0.8 सेकंड लगता है, हृदय गति में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा रक्तदाब कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे नीचे में लिखा है, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब रुधिर दाब कहलाते हैं, ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाता है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है, ग्रेट सेफिनस शिरा। ग्रेट सेफिनस शिरा जो कि पैर में उपस्थित होता है, सबसे लंबी शिरा है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या 12,000 पर सीसी हो जाए। याद रखिएगा, कभी भी ब्लड कैंसर होगा तो उसमें श्वेत रक्त का ही जिक्र होगा। रक्त दाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है, सर्पगंधा का, सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो महाधमनी होती है, ओरोटा कहा जाता है उसको, ओरोटा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, प्लीहा, स्प्लीन को। रक्तचाप। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी में जाता है, फिर धमनियां, फिर धमनियाएं, फिर कोशिकाएं अंग में जाता है, अशुद्ध रक्त। कोलेस्ट्रॉल
कि सामान्य सीमा मानव में कितना होता है, 150 से 260 mg पर 100 ml कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, तो 150 से लेकर 260 के बीच होना चाहिए पर 100 ml में। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। जो AB होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और जब किसी को ब्लड लेना होता है तो उसमें वो एंटीबॉडी ही देखा जाता है, एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी क्या है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रतिरक्षी क्या है, तो एक प्रोटीन है, याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन। स्क्लेल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति के कारण होता है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल के कारण होता है। अब यहाँ पे रक्त परिसंचरण से संबंधित जो पार्ट है हमारे शरीर में वो दिया है। तो एक है हृदय। हृदय में क्या होता है, ये पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है, वहीं से तो निकलता है ये ब्लड। फिर है धमनियाँ। धमनी और शिरा में थोड़ा याद रखिएगा, धमनी जो है हृदय के अंगों तक पहुंचाता है, यानी हृदय से होना चाहिए, ठीक ना। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाता है, यानी ये जो होगा वो होता है शुद्ध ब्लड, शुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है ना। प्योर ब्लड उसी को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसे कहते हैं प्योर ब्लड। वो काम किसका है, धमनी का है, धमनी का, ठीक ना। और शिरा ये क्या करता है, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाता है, मतलब पूरे शरीर तक पहुंचा दिया, फिर जो वापस आता है ना वो काम है शिरा का। आप किसी भी ट्रिक से याद रखो, जो धमनी जो उसमें बड़ा डिजिट है ना, बड़ा लेटर है ना, वो शुद्ध ब्लड लाता है, मतलब शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध बड़ा हो गया उल्टा मिला दो, कैसे भी करके याद रखो, कंफ्यूजिंग है तो याद रखना चाहिए आपको। धमनिया क्या करता है, शुद्ध ब्लड लेके आता है, और जो शिरा है वो क्या करता है, देखो यहाँ पे ये देख लो, शिरा सौ से है ना, ये है शरीर, ठीक है ना। शिरा शरीर, शरीर से हृदय तक लाया जाएगा तो वो क्या होगा, अशुद्ध ही होगा, क्योंकि शुद्ध ब्लड हृदय से ही जाता है। तो यहाँ से ये ट्रिक काम आ जाएगा, शिरा से शरीर, शिरा से शरीर, मतलब शरीर से हृदय तक ला रहा है तो गलत खून होगा, गंदा खून होगा, ठीक ना। कैसे भी याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कोशिकाएं, धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन होता है कोशिका में, और कुछ कुछ होता है प्लमनरी धमनी या प्लमनरी शिरा होता है, वहां पे इसका अलग काम हो जाता है। मतलब जैसे धमनी का काम है शुद्ध ब्लड लाना, तो वहां पे एक छोटा सा पार्ट होता है, वहां पे वो अशुद्ध ब्लड लाएगा, और जो प्लमनरी शिरा होगा वो क्या करेगा, शुद्ध ब्लड लाएगा। तो वहां पे देखते आगे होगा, हालांकि नहीं तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। आगे दिया गया है रिसरपिन, रिसरपिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है, रिस्प्रिन जिसको कहते हैं, रिस्प्रिन। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है, तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब यह रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ दिया गया है, तो रक्त प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। एल्बुमिन, ये एल्बुमिन ये ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है, ऑस्मेटिक दाब। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फिर है फाइब्रिनोजन, ये स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, थक्का बनने में मदद करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा। यदि दो जनक यानी पेरेंट्स का रुधिर वर्ग जो है AB हो, तो उस मतलब जैसे माता का पिता का दोनों का अगर ब्लड ग्रुप AB है तो बच्चे में A, B और AB हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः 2 लाख से अधिक होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त प्रति 100 मिली में ही मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा 14.5 ग्राम होता है, 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन ये एंजाइम जो है पाचन में सहायक होता है। अब यहाँ ब्लड ग्रुप दिया है कि माता पिता को होगा तो बच्चे में क्या हो सकता है, तो अगर माता पिता में O होगा तो संभावित जो है वो O ही होगा, ये सब नहीं हो सकता, AB नहीं हो सकता। आप इसमें से एक अगर याद रखोगे, जैसे O हो सकता है तो और कोई नहीं होगा, ठीक ना। OA होगा तो क्या हो सकता है, O और A हो सकता है और बस कुछ नहीं होगा। O और B अगर होगा तो O और B हो सकता है। OA भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, याद रखिएगा, इसमें O ब्लड ग्रुप गायब हो जाता है, A और B हो सकता है, ठीक ना। AA वाले में A और O हो सकता है,
ए बी अगर होगा तो देखो इसमें एक चीज देखो, जिसमें ए बी है, जिसमें ए बी होगा उसमें कहीं भी आपको ओ नहीं दिखेगा। देख रहे हो, जिसमें ए बी है उसमें कहीं भी ओ नहीं दिखेगा, नहीं तो सभी ब्लड ग्रुप में आपको ओ दिखेगा। ओके, और साथ में जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो भी आपको दिखेगा। जैसे इसमें देखो ओ ए बी है तो ओ भी होगा, ए बी हो गया। इसमें तो मैंने कह दिया कि ओ नहीं होगा और सब होगा। बी वाले में देखो ओ है बी है, मतलब आपका अच्छा ओ है बी है, ठीक है ना, क्योंकि ए तो है नहीं इसमें। अब ए बी है इसमें तो ओ को हटा दो और सब कुछ हो जाएगा, इसमें भी ओ को हटा दो सब कुछ हो जाएगा। तो बस आपको ये लॉजिक याद रखना है कि इसमें ए बी आ गया ना, उसमें ओ नहीं होगा। ओके, तब आप आसानी से उसको टिक कर पाओगे। और रेस्ट वाले में जो सब है सब कुछ उसमें लिख दो और साथ में ओ को भी इंक्लूड कर देना है। आगे देखते हैं। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाणु का आयु कितना होता है? 100 से लेकर 200 दिन तक। अधिक बुक में आपको 120 दिन लगभग देखने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। अब रक्त संबंधी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उच्च रक्तदाब, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। निम्न रक्तदाब होगा उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ये हाइपर है, ये हाइपो है। हेमोफीलिया में आघात में रक्तस्राव होता है, आघात से रक्तस्राव। और अरक्तता, इसमें होता है हीमोग्लोबिन की कमी। और नीचे यहाँ पे एक फैक्ट लिखा गया है कि हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर, जिसको शुद्ध ब्लड कहते हैं, विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? तो धमनी। मैंने कहा था कि शरीर से आपको सिरा को मिलाना है, यानी सिरा से हृदय तक जो ले जाता है वो होता है गंदा ब्लड, अनप्योर। तो वो कौन लेता है? सिरा लेता है। तो शुद्ध ब्लड कौन लेगा? धमनी लेगा। अब आगे आपका दिया गया अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल का बुक है। हमारा चल रहा है इसमें बायोलॉजी। आज जो एक्सरसाइज है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। पहला इसमें दिया गया है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेषित करता है? वो भी होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन जो होता है वो रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को विनियमित करता है, कंट्रोल करता है। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन। और वो किस ग्लैंड से निकलता है? परावटु ग्लैंड से। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में होता है आयोडीन उपस्थित। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय से होता है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह है THS यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लरो और उरो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ग्लैंड होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6, जिसको हम 37 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस कहते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है? वाहिनीहीन होता अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है डक्टलेस होता है, यानी वाहिनीहीन होता है। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए
किस हार्मोन की सुई की आवश्यकता होती है, लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। डायबिटीज जो होता वो इंसुलिन की कमी से होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है वह है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि ही है, पीयूष ग्रंथि। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाला राग जो होता है वो क्रियात्मक रोग होता है, क्रियात्मक रोग। अब यहाँ पे मानव हार्मोन और उसकी भूमिका दिया गया है, जिसमें पहला जो है वो है सोमेटोएस्टेटिन। सोमेटोएस्टेटिन यह वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना, वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पीटोसिन। ऑक्सीटोसिन होता है, दोनों एक ही हुआ, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेषित करता है, साथ ही स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रावन को प्रेषित करता है। मेलिटानिन, मेलिटानून, मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन यह हृदय स्कंदन, रुधिर दबाव व शोषण को नियंत्रित करता है, साथ ही शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन ये स्त्री में सहायक प्रजनन अंग के वृद्धि और विकास से संबंधित है, साथ ही स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में भी यही इंपॉर्टेंट होता है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में भी सहायता करता है प्रोजेस्टेरॉन। आगे आपका टेस्टोस्टेरॉन, ये पुरुष के लिए है, पुरुष के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि और विकास में इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास भी इसी से होता है, टेस्टोस्टेरॉन से, और पेशियों के विकास में भी सहायक होता है। फिर आता है रेनिन, ये एल्डोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेषित करता है, साथ ही प्लाज्मा प्रोटीन एंटियोटेंसिनोजन और एंजीटेनिसन को तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। आगे यह लिखा गया है कि एड्रिनल हार्मोन जो है इसके स्रावन से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यह पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बायोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायूरेसिस, डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। आगे आपका दिया गया है पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो है थैमोसिन है, थैमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों के प्रकार है? अग्नाशय, अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन, मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता? थायराइड, थायराइड। यहाँ पे एक तरफ ग्रंथि दिया गया है और दूसरी तरफ हार्मोन होता है, कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन होता है? तो अग्नाशय, इससे होता है ग्लूकोगॉन। पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपन हार्मोन। अधिवृक्क से कार्टिसोल और वृक्क से विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए काफी लाभदायक होता है, यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन किस धातु मौजूद होता है? इंसुलिन में होता है जस्ता, काफी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? जस्ता।
मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पड़ावटू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रित करता है। हार्मोन। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है जिसमें कि जो मुख्य ग्रंथि है, इंपोर्टेंट ग्लैंड, वो दिया गया है। पहला इसमें हार्डेरियन ग्रंथि, ये नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है। यूट्रिकुलर ग्रंथि, कॉकरोच और कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथि है। आंत ग्रंथि, कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होता है। श्लेष्म ग्रंथि, मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्रावन करता है। ब्रूनर्स ग्रंथि, ये कशेरुक प्राणियों के ग्रहणीय में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां, स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों में सहायक ग्रंथियां हैं। कॉपर ग्रंथियां, ये स्तनियों के नर जननांगों में सहायक ग्रंथियां हैं। आगे है वाइटेलाइन ग्रंथियां। वाइटेलाइन, ये प्लेटी हेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाया जाता है। फीमोडेल ग्रंथि, सरीसृप जंतुओं के जांघों में पाया जाता है। वसा ग्रंथि, स्तनियों के त्वचा में पाया जाता है। स्वेद ग्रंथि, स्वेद, यह स्तनियों के त्वचा में पसीने की ग्रंथि है। स्वेद। स्मेरडन ग्रंथि, ये मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होता है। स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स, स्तनियों में दूध का स्रावन करता है। सेरुमिनस ग्रंथि, स्तनियों के कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्रावन करता है। सेरुमिनस ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि, ये नेत्र में उपस्थित होता है। लेक्राइमल। डिप ग्रंथि, संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथि जो म्यूकस स्रावित करता है। अब यहाँ पे एक है कि हाशिमोटो रोग से शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट